ऐसी है जो शरीर के तीनों प्रकार के शरीरों को टच करती है। वो हमारा कारण शरीर हो, तीनों शरीरों को टच करने का काम हमारी सांसें करती हैं। और सांस में हमने 3 तरह की सांसें बताई थी। एक हमने पूरक सांसें बताई थी, रेचक सांसें बताई थी और कुंभक सांसें बताई थी। हमने देखा पूर्वमध्य हमारे शरीर सौष्ठव से है, रेचक सांसों का संबंध इनके अलावा मन से है, मस्तिष्क से है, तनाव से है। और कुंभक सांसों का संबंध भी इसी तरह से अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों शरीर, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। फिर हमने श्वसन क्रिया के बारे में जानकारी दी कि श्वसन क्रिया जो है क्या है, और श्वसन क्रिया श्वसन तंत्र क्या है, और इसके 8 पार्ट कैसे काम करते हैं, और कैसे हमारी गहरी सांसें पूरे शरीर को व्यवस्थित करने का काम करती हैं। तो आज का जो विषय रहेगा श्वसन तंत्र के अलावा, आज दूसरा विषय लेते हैं, और आज का तंत्र है कंकाल तंत्र, जितना खाया स्केलेटन सिस्टम। जबरदस्ती मत करो। आज का विषय रहेगा कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम। तो ये कंकाल तंत्र क्या है? बॉडी का ढांचा जिससे बनता है, मैं ज्यादा नहीं उस ढांचे का नाम कंकाल है। खाना चाहिए, पेट उसका। कंकाल तंत्र जो है वो अस्थियों का और उपास्थियों का यानी बोन्स का और कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। ये शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसमें अस्थियां जो हैं मांसपेशियों के नीचे होती हैं। पहले स्किन होती है, स्किन के बाद मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों के बाद हड्डियां होती हैं, और इस हड्डियां मांसपेशियां जो है वो चर्म से ढकी रहती हैं। अगर शरीर से चर्म और मांस दोनों हटा दिया जाए तो जो बचेगा वो हमारी हड्डियां हैं, वो हमारा स्केलेटल सिस्टम है। और ये अस्थियां जिसको हम अस्थि कंकाल कहते हैं, ये हमारे शरीर की आधारशिला है। अगर हड्डियां ना हो तो हम खड़े भी नहीं हो सकते, जितना खाया चल भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। हड्डियों का होना बहुत जरूरी है, और ये हड्डियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहती हैं। हड्डियों का अगर देखा जाए तो 25% हिस्सा पानी से बना होता है अस्थियों का, 25-25% चाहिए पिताजी वाटर, और 35% चिपकू हमारा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। 35% में क्या है? कार्बनिक पदार्थ हैं 35% में, और बाकी में अकार्बनिक, नॉन ऑर्गेनिक। तो हमारा जो ये जो चीजें हैं हमारी हड्डियां हैं, ये 2 तत्वों का विशेष रूप से कॉम्बिनेशन है। या तो कैल्शियम है और फास्फोरस है, इन दोनों को मिलाते हैं तो कैल्शियम फास्फेट बनता है। और कैल्शियम फास्फेट जो है वो हड्डियों की मजबूती का आधार बनता है। आपके शरीर में कब कैल्शियम की कमी हो गई आपको पता ही नहीं चलता। तो हड्डियां जब बुढ़ापा आता है ना तो हमारा कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी से फिर हमारी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। आप देखते हैं वृद्धावस्था में जरा सी चोट लगी और कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, जांघ की हड्डी टूट जाती है, तो बुजुर्गों को दिक्कत आती है। और ये हड्डियां कैसे मजबूत हो इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, पूरा एंटायर स्केलेटन सिस्टम, ये 2 तरह का होता है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। हमारा स्केलेटन सिस्टम 2 तरह का होता है। एक हमारा स्केलेटन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं अक्षीय कंकाल, हिंदी में जो लिख रहे होंगे उनके लिए अक्षीय कंकाल, और अंग्रेजी में जो लिख रहे हैं उनके लिए है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके लिए अक्षीय कंकाल, और अंग्रेजी में लिख रहे हैं उसके लिए है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और दूसरा होता है अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल या अंग्रेजी में लिखेंगे तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल भाषा तो आपको उसी रूप में समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम अन्य भाषाओं को चीजों को ब्रीफ तो कर सकते हैं लेकिन इनके नाम तो उसी भाषा में बोलने पड़ेंगे। तो अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या है? अक्षीय कंकाल में हमारा ऊपर से लेके मस्तिष्क से लेके और नीचे पीठ तक का हिस्सा यानी ये लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट हमारा अक्षीय कंकाल कहलाता है। इसमें हमारा जो खोपड़ी होती है, हमारे चेहरे की हड्डियां होती हैं, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। विशेष रूप से स्पाइनल कॉर्ड हुआ, इसके अलावा आगे की हड्डियां हुई, हमारे छाती की हड्डियां हुई और हमारी पसलियां हुई। तो ये अक्षीय कंकाल कहलाता है। इनमें कौन कौन सी हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां हैं, कैसी बनी होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे।
और दूसरा हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें दोनों हाथ और दोनों पैरों की हड्डियां होती हैं। दोनों हाथ हमारे और दोनों पैर, इनकी हड्डियां कितनी हैं, इनकी संख्या भी बात करेंगे। और इसमें हाथ की हड्डियां हैं, कंधे की हड्डियां हैं, हंसली है, आपकी उंगलियों की हड्डियां हैं, आपकी कलाई की हड्डियां हैं, आपकी हथेली हसली हैं, अभी इनके बारे में भी। आपने अभी हसली वर्ड जी? यूज किया, आपने अभी हसली वर्ड यूज किया। हसली होता क्या है? हाँ, हंसली में बताऊंगा, विषय आएगा, अभी आपको सब चीज बताने वाला हूँ। हंसली की हड्डी होती है, इसे कॉलर बोन कहते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से, अभी तो केवल ब्रीफ कर रहा हूँ आपको, फिर एक एक हड्डी को आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हड्डियां, अब इन हड्डियों में कुछ हड्डियों को अगर देखा जाए तो हड्डियां जो है, अगर इनको देखा है तो हल्के गुलाबी रंग की, इसका चेहरा कहीं कहीं हड्डियों का व्हाइट होता है, हड्डियां व्हाइट आपको दिखती है ना, लेकिन वास्तव में जब शरीर में लगी होती है तो गुलाबी रंग की होती हैं। तो हड्डियों का ऊपरी भाग फीका गुलाबी और भीतरी भाग गहरा लाल होता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये आपकी बाद में समझ में आएगा कि पूरा जो रक्त बनता है वो हड्डियों के अंदर एक बोन मैरो होता है, अस्थिमज्जा जिसको कहते हैं, उनके अंदर बनता है, और ये बहुत शरीर के लिए उपयोगी होती है। तो ये जो हड्डियां हैं, इनका काम क्या है? जो अस्थिमज्जा है, हड्डियों के बीच में एक खोखली जगह होती है, इसको हम अस्थिमज्जा बोन मैरो कहते हैं, इसको मैरो कैविटी कह दिया। इसके अंदर जो एक पदार्थ भरा होता है उसको अस्थिमज्जा कहते हैं। और ये पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है, एक तो पीली मज्जा और एक होती है लाल मज्जा। तो पीली सबसे पहले लाल मज्जा होती है, क्योंकि इसके अंदर आरबीसी जो लाल रक्त कोशिकाएं इसके अंदर बनती हैं, तो ये लाल होती है, और यही बाद में कन्वर्ट होकर पीली मज्जा में बदल जाती है। और इसका काम क्या होता है? अस्थिमज्जा का, बड़े मोटी मोटी बात समझ लें, आरबीसी का निर्माण करना। आरबीसी आप सब समझ रहे होंगे, लाल रक्त कोशिकाएं जो शरीर के लिए आवश्यक है, और दूसरी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो भी शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अलावा यह हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करती है। तो ये अस्थिमज्जा का बहुत लंबा कार्य है। इसके अलावा जो हड्डियों के आकार देखा जाए तो हड्डियां 4-5 तरह की होती हैं आकार में। एक होती है पीली हड्डियां, लंबी हड्डी, लंबी हड्डी, एक होती है लंबी हड्डी, दूसरी होती है छोटी हड्डी, तीसरी होती है अनिश्चित और बेडोल हड्डियां, और चौथी होती है चपटी हड्डियां, है ना, और पांचवी होती है सेस्माइड अस्थियां। ये 5। तो लंबी हड्डियां जो होती हैं, लंबी हड्डियां, है ना, ये लंबी हड्डियां अक्सर पैरों की हड्डियां मानी जाती हैं। पैरों की हड्डियां सबसे लंबी होती हैं। तो पैरों की हड्डियां में अगर पूरे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कोई है, इसको नोट कर लिए, सवाल बहुत बार आता है आपके एग्जाम में कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर कहते हैं, जिसको फीमर कहते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसको फीमर बोन कहते हैं। इसी तरह से छोटी हड्डियां जो हैं वो हमारी या तो एड़ी की होती है या ये कलाई की होती है। कलाई में भी हड्डियां हैं यहाँ पर, तो एड़ी और कलाई की छोटी हड्डियां होती हैं। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, और उसको, उस हड्डी का नाम है स्टेपीज। कान की स्टेपीज, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है, उसका नाम है स्टेपीज। ये नोट करना चाहिए आपको, क्योंकि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। और अगर बेडोल हड्डियों की बात करें, बेडोल, तो बेडोल हड्डियां होती हैं हमारी कूल्हे की हड्डी बेडोल होती है, रीढ़ की हड्डियां भी सब बेडोल होती हैं। इनका कोई एक फ्रेम नहीं है, कई तरह से बनी होती हैं स्पाइन की हड्डियां, ये हमारी बेडोल हड्डियां होती हैं। और चौड़ी हड्डियां अगर देखा जाए, चौड़ी हड्डियां कौन सी हैं? तो चौड़ी हड्डियों में हमारी सबसे ज्यादा चौड़ी हड्डियां होती हैं वो, एक तो खोपड़ी की हड्डियां चौड़ी होती हैं, खोपड़ी की। दूसरे हमारे सीने के हिस्से में ये चौड़ी हड्डी होती हैं, इसमें पसलियां भी शामिल है, इनकी चौड़ाई होती है। और इसमें अगर शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी कौन सी है ये पूछा जाए, तो हमारी ये जो सीने पर, जो जिसके नीचे हमारा हार्ट है, जिसके नीचे फेफड़ा है, ये हड्डी सबसे चौड़ी होती है। इस हड्डी का नाम है स्टर्नम। इस हड्डी का नाम क्या है?
स्टर्नम। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है फीमर हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, उसको स्टेपीज कहते हैं। सबसे चौड़ी हड्डी है शरीर में, उसका वो सीने की हड्डी होती है छाती की, उसको स्टर्नम कहते हैं। और ये हड्डियां जो है हमारे शरीर में मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अलग अलग समझ लेंगे तो और अच्छा लगेगा। इसको कैसे समझेंगे? मानव शरीर में जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं उसकी। बाद में बड़े होने पर उसकी 94 हड्डियां एक दूसरे में मिल जाती हैं, तो उसके पास कुल हड्डियां रह जाती हैं 206। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। अब 206 हड्डियों में अगर डिवीजन करें तो वो डिवीजन होता है कि 80 हड्डियां होती हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में, यानी खोपड़ी से लेके, चेहरे की हड्डियां से लेके, रीढ़ की हड्डी से लेके, छाती की हड्डी से लेके, पसलियों से लेके, इनकी संख्या होती है 80 हड्डियां हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होती हैं। और 126 हड्डियां हमारे दोनों हाथ और दोनों पैरों में होती हैं, 126। वो कैसे कैसे होती हैं उसके बारे में भी हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो हमारी जो 80 हड्डियां हमारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में है, 80 बोन्स, और 126 हड्डियां हमारी एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में होती है। तो हम सबसे पहले सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अब बताने वाला हूं। तो जो प्रश्न अभी पूछा था वो भी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। तो हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर होती है खोपड़ी। खोपड़ी में अगर देखा जाए तो हमारी एंटायर खोपड़ी, ये जो इतना हिस्सा है, ये हिस्सा, इतना हिस्सा, एंटायर खोपड़ी हमारा 8 हड्डियों से बना होता है। इसमें 8 बोन्स होती हैं। इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वो लंबा हो जाएगा क्योंकि आप भूल भी जाएंगे उन नाम को। तो आप केवल इतना याद रखिए कि आपकी खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियां हैं और ये परमानेंटली फिक्स होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई। इनमें से अलग अलग भाग को ऑपरेट करके निकाला जा सकता है। इनके जॉइंट, ये फ्लेक्सिबल जॉइंट नहीं है। हमारे जैसे हाथ की हड्डियां हैं, ये वाला कोनी चल रही है तो फ्लेक्सिबल है, तो ये जॉइंट अलग अलग है। और ये खोपड़ी में जो ये अस्थियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी आरी के दांत जैसी रचनाओं से जुड़ी रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हड्डियों का जड़ जो है मजबूती से लग सके और इन्हें आसानी से अलग नहीं किया है। और इसमें से अगर इनके बारे में समझा जाए तो ये पूरी तरह से फिक्स है ना। इसके अलावा हमारा जो चेहरा है, चेहरा, ये हमारा चेहरा ऊपर का ये हिस्सा आनंद जिसको कहते हैं, तो चेहरे की जो हड्डियां हैं उनकी संख्या 14 होती है। 14 चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। उसमें से अगर हम देखा जाए तो 2 गाल हैं हमारे, तो गाल की 2 हड्डियां हैं, है ना। इसी तरह से हमारी जो नेजल बोन है नाक की, इसी तरह से हमारी आंखों की, आंखों में जिसमें आंसू वाली ग्रंथियां होती हैं वह भी संख्या में 2 है, क्योंकि हमारी 2। और बोमर, एक मुंह में बोमर हड्डी होती है, वो 1 है संख्या में। तालू की अस्थियां, इसको पेलेटाइन बोन कहते हैं, वह भी 2 रहती हैं। और भीतरी नाक की अस्थियां भी, नाक की भीतरी अस्थियां भी 2 होती हैं। और निचले जबड़े की जो हड्डी होती है वो 1 होती है। यानी जबड़ा हमारे 2 हैं, ऊपर के जबड़े में 2 हड्डियां हैं और नीचे के जबड़े में 1 हड्डी होती है। तो इस तरह से कुल 14 हड्डियां हमारे चेहरे पर होती हैं। कभी आपने सोचा है, आज इसके बारे में भी बताने वाला हूं, कि इन चेहरे की हड्डियों को और सिर की हड्डियों का व्यायाम कैसे किया जाता है। भाई हाथ का व्यायाम हो गया, कंधे का व्यायाम हो गया, कमर का व्यायाम हो गया, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम हो गया, घुटने का व्यायाम हो गया, लेकिन चेहरे की हड्डियों का व्यायाम कैसे होगा। तो चेहरे की हड्डियों को व्यायाम करने के लिए कई तरीके हैं। एक तो यह है, सबसे अच्छा व्यायाम होता है मुंह पूरा खोल के देर तक हंसना। तो सारी मांसपेशियां, सारे लिगामेंट्स, सारी जो बोन्स हैं, उनमें सब में एकदम से प्रेशर क्रिएट होता है और ये हड्डियां जो है वो अच्छे से इनका अभ्यास हो जाता है। तो आपका हंसना इसमें शामिल हो गया। मुंह पूरा खोल के थोड़ी देर सांसों को होल्ड करना, जैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मुझे देखेंगे
तो चेहरे की सारी हड्डियों में खिंचाव आता है। कैसे करेंगे? ऐसे मुंह पूरा खोला और थोड़ी देर के लिए सांसों को होल्ड कर लिया ऐसे। ये सांस भर के रोका जाता है। हमेशा ध्यान रखना, शरीर की हड्डियों को अगर मजबूत करना है तो आपको अंतः कुंभक करना होगा। कैसे करेंगे? इस तरह यानी चेहरे को सांस को भर के मैंने होल्ड किया तो आप देखेंगे माथे पर जो चेहरे की 14 हड्डियां हैं और खोपड़ी की 8 हड्डियां हैं, इन 22 हड्डियों का अच्छा व्यायाम हो जाता है। इस व्यायाम को हमें समझना पड़ेगा। तो ये हम कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं? दूसरा इसका तरीका क्या है? अगर केवल चेहरे की हड्डियों का करना है तो व्यायाम का तरीका क्या है? क्योंकि मुझे आपको अंततोगत्वा योग से जोड़ना है। हमें क्या करना है? मुंह पूरा खोला और जबड़े को दाएं, नीचे वाले जबड़े को दाएं बाएं घुमाया, ऐसे जो लिया, ऐसे लिया। तो ऐसे हम करते हैं तो सब कुछ प्रेशर में आ जाता है। तीसरा यह है, हमारे जो शरीर में जितना भी है वो अंदर से बाहर वेग को जब भी करते हैं तब भी इसका व्यायाम हो जाता है। जैसे आपको अभी बताया गया होगा सुबह की क्लास में, या नहीं बताया मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं सुबह का नहीं अटेंड करता हूँ, कि अपनी सांस को भर लीजिए और नाक को बंद कर लीजिए। नाक को बंद करके जब आप पंपिंग करते हैं नीचे की ओर तो पूरे चेहरे पर, पूरे माथे की सभी हड्डियों का व्यायाम होता है। मैं जरा करके बता देता हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसको वैसे तो कर्ण पीड़ांतक प्राणायाम कहते हैं, लेकिन इसको कैसे करना है? ऐसे लिया और यहां लिया, नाक बंद कर ली, ऐसे प्रेशर डालते हैं उसमें तो हमारे कानों पर भी प्रेशर पड़ता है, आंखों पर भी प्रेशर पड़ता है, साथ ही हमारी जो 22 हड्डियों का जॉइंट है उन सब पर प्रेशर पड़ता है। ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो आती है फिर रीढ़ की हड्डियां आती हैं, स्पाइन की। तो स्पाइन में इसके बोलिए बोलिए बोलिए। जब हम सांस लेकर गाल ना ऐसे फुलाते हैं तो उससे भी तो सर हमारे फेस की एक्सरसाइज होती है। गाल सांस लेके सेम सेम सेम, बिल्कुल बिल्कुल सही है। फुलाइए फुलाइए, लेकिन थोड़ी देर होल्ड रखिए, थोड़ी देर होल्ड रखिए, यानी अंतर कुंभक करिए। जैसे मैंने कहा ना, ये बिल्कुल सही आपका है। इसको ऐसे करेंगे यूं, लेकिन जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तब तक इसका फर्क नहीं पड़ेगा। होल्डिंग बहुत जरूरी है। मैंने कल भी समझाया था कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, ये मैंने बताया था। तो होल्डिंग जब कभी करेंगे तो शरीर के जितने भी लिगामेंट्स हैं, जितनी मांसपेशियां हैं, जिनकी बोन सेल्स हैं, सब में एक्टिविटी बढ़ जाती है अपने आप ही। होल्डिंग से एक्टिविटी बढ़ती है। तो अपने शरीर को व्यवस्थित करना है तो हमें होल्डिंग को बिल्कुल बिल्कुल होल्डिंग से सारी मसल स्ट्रांग होती हैं। मैं तो कुछ जगह अभ्यास भी कराता हूं। वो यह है कि अगर जैसे वृद्धावस्था होती है, मान लो बुजुर्ग माता पिता हैं, 60 साल 70 साल के हो गए हैं और उनके पैरों में कमजोरी है, पैर की नसें कमजोर हो जाती हैं, तो क्या करते हैं? सांस को छोड़ा और पैर के पंजे को आगे ले गए ऐसे, और उतनी देर सांसों को होल्ड रखा जितनी देर कर सकते हैं। फिर भरते हुए ऐसे ले गए पंजे को और यहाँ सांसों को होल्ड किया। ऐसे मैंने देखा है 11 से 15 बार अगर रोज कर रहे हैं, 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड रोक रहे हैं, 1 से 3 महीने के अंदर सारी नसें मजबूत हो जाती हैं और दर्द खत्म हो जाता है। मैं छोटी छोटी चीजें भी आपको प्रैक्टिकल पार्ट भी बताता जाऊंगा। हालांकि ये सर इफ एनीबॉडी इज एनीमिक तो हाँ, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई एनीमिक है तभी भी कर सकता है। हाँ, एनीमिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, एनीमिटी एक अलग विषय हो गया, इसका होल्डिंग से कोई संबंध नहीं है। पहली बात, एनीमिक होना अलग विषय हो गया। और मैं बताऊं, होल्डिंग से एनीमिटी और कम होगी आपकी। अगर आप अंदर सांस भर के रोक रहे हैं, आप देखिए, अगर ब्लड की फॉर्मेशन की बात करें तो अंदर की कोई भी क्रिया, शरीर की कोई भी क्रिया ऑक्सीजन की कमी में हो सकती है क्या? मान लो हमें फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करना है तो बिना ऑक्सीजन के हो जाएगा क्या? नो। हमें मान लो ब्लड का फॉर्मेशन करना है एनीमिटी को खत्म करने के लिए, कैन इट बी डन विदाउट ऑक्सीजन? नो नो सर, इट इज नहीं हो पाएगा ना।
हम क्या कर रहे हैं, होल्ड करने का मतलब है ऑक्सीजन को अंदर, हाँ हम क्या कर रहे हैं, होल्ड करने की बात कर रहा हूं मैं, छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं होल्ड करने की बात कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन को ज्यादा भरेंगे, होल्ड करेंगे तो फॉर्मेशन बढ़ेगा। इनहेल, हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट इनहेल एंड देन फर्स्ट इनहेल देन होल्ड। हाँ यस यस, अंतर कुंभक उसी को कहते हैं कि इनहेल देन होल्ड, फर्स्ट इनहेल देन होल्ड। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो अगर हम शरीर के बारे में आगे बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि दूसरा, मैंने बताया कि अभी हमारी 8 हड्डियां खोपड़ी में हैं, 14 हड्डियां हमारे चेहरे पर हैं और इनके मैंने छोटे छोटे व्यायाम भी बताए। इसके अलावा अब हम स्पाइन की ओर आते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुल वर्टिब्रा, जिनको हड्डियां कहते हैं, कुल बोन्स हैं, उनकी संख्या वर्टिब्रा कहते हैं, उनको कशेरुका कहते हैं उनको, उनकी संख्या है 33 और ये 5 जोन्स में बटी हुई है। 5, पहला जोन है हमारा, उसको कहते हैं सर्वाइकल जोन। सर्वाइकल हिंदी में कहेंगे तो ग्रीवा प्रदेश, यानी गर्दन का क्षेत्र, पहला जोन है, इसको सर्वाइकल जोन कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे तो इसको ग्रीवा प्रदेश कहते हैं, यानी गर्दन का क्षेत्र, ये समझ गए ना। और दूसरा है वक्ष प्रदेश, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो थोरेसिक जोन बोलते हैं। थोरेसिक जोन यानी हिंदी में हम कहेंगे इसे वक्ष प्रदेश और अंग्रेजी में कहेंगे इसको थोरेसिक जोन, थोरेसिक रीजन, थोरेसिक रीजन। तीसरा है कटी प्रदेश, कमर का हिस्सा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लंबर रीजन, लंबर रीजन, LUMBAR। तो लंबर रीजन ये हमारा तीसरा क्षेत्र हुआ। चौथा है, उसको कहते हैं सैक्रल रीजन, SACRAL, सैक्रल रीजन, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिक प्रदेश। त्रिक क्योंकि यहां से हमारी 3 दिशाओं में हड्डियां मुड़ती हैं और इन्हीं से हमारा पैर की हड्डियां जुड़ी होती है, वो भी बताने वाला हूं। और 5वां है, वो कहलाता है पूंछ प्रदेश या फिर कॉक्सिजियल रीजन। पूंछ प्रदेश, ये हमारा मनुष्य की पहले पूंछ हुआ करती थी, बंदर के भी पूंछ थी, ये हमारा पूर्वज बंदर है ना, तो पूंछ बंदर के रह गई है, मनुष्य की पूंछ अभी भी लटकी रहती है, उसमें कुछ हड्डियां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले इनकी संख्या नोट कर लें सभी लोग। तो हमारा जो सर्वाइकल रीजन है उसमें 7 बोन होती हैं, 7। सर्वाइकल रीजन में हमारी जो गर्दन का हिस्सा है, ग्रीवा प्रदेश है, उसमें कुल कशेरुकाओं की कुछ हड्डियों की संख्या 7 होती है। दूसरा हमारा वक्ष प्रदेश होता है, जिसको हम थोरेसिक रीजन कहते हैं। तो थोरेसिक रीजन में कुल हड्डियों की संख्या 12 होती है, 12। कशेरुकाओं की संख्या 12 होती है। इसके अलावा लंबर रीजन आता है, जो कट प्रदेश है, उसमें कुल हड्डियों की संख्या 5 होती है, जिनको हम अंग्रेजी में डॉक्टरों की भाषा में कहें तो L1, L2, L3, L4, L5, और इसको T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T20, T10, T11, T12 ऐसे। तो हमारा 12 तक हो गया। फिर सर्वाइकल में इसको हम कहते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, इस सर्वाइकल में हमारी गर्दन की जो है। और उसके बाद त्रिक प्रदेश, इसमें कुल हड्डियों की संख्या 5 होती है, त्रिक प्रदेश में भी, जिसको सैक्रल रीजन कहते हैं, S1, S2, S3, S4, S5। और फिर हमारा पूंछ प्रदेश होता है, कॉक्सिजियल रीजन, इसमें कुल मिला के 4 हड्डियां होती हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी संक्षेप में जानकारी और दे देते हैं। तो ये हमारी जो हम हड्डियां की संख्या बात करें तो ये 33 हड्डियां होती हैं, और 33 हड्डियों में 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक और 5 लंबर और 5 हमारी सैक्रल और 4 हमारी कॉक्सिजियल रीजन में हमारी जो हड्डियां होती हैं। इस तरह कुल 33 हड्डियां होती हैं। अब मजेदार बात सुनिए, ये बात आप लोगों को शायद ना मालूम, वो ये है कि इन 33 हड्डियों में से केवल 24 हड्डियां ऐसी होती हैं, केवल 24 हड्डियां जो चलने वाली हैं, जिनमें मूवमेंट है, जिनमें लचक है, और 9 हड्डियां ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं, चलती नहीं। तो 24 चलने वाली हड्डियां
ऊपर के 3 रीजन में होती हैं, सर्वाइकल में, थोरेसिक में और लंबर में। आपको, और ये हमारी जो 7 सर्वाइकल की, 12 हमारे थोरेसिक जोन की और 5 हमारे कमर प्रदेश की ये हड्डियां होती हैं। इन हड्डियों के चलने से ही शरीर में लचक पैदा होती है। यानी हमारा अंग अंग अगर नृत्य कर रहा है, कर उठता है, अगर ये अस्थियां न चले तो नृत्य करना, कमर झुकाना, गर्दन को हिलाना डुलाना, पेट के बल झुकना, ये सब संभव नहीं हो पाएगा। और हमारे इन अस्थियों के अभाव में हमारा नृत्य करना बंद हो जाता है। तो हमारे देखिए L1, L2, L3, L4, L5 में अगर कोई भी व्यतिक्रम आ जाए तो हमें मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। तो हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि इनकी लचक कैसे बढ़े। और लचक बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ आसन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। तो आसन कौन कौन से हैं? सबसे अच्छा आसन है भुजंगासन, जो हम करते ही हैं। भुजंगासन है, सल्वासन है, धनुरासन है, मकरासन है ना, इसी तरह मर्कटासन है। ये सब आसन इतने अच्छे हैं जो शरीर को लचक पैदा करते हैं। हमारा पादहस्तासन है, चक्रासन है, चक्रासन है, ये शरीर को लोच पैदा करते हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इससे इन अस्थियों का व्यायाम भी हो जाता है। तो हमारा अब जो त्रिक प्रदेश है, त्रिक प्रदेश में वैसे शुरुआत में ये हड्डियां अलग अलग होती हैं, बाद में से इनसे मिलके एक स्वतंत्र हड्डियां 2 अलग अलग डायरेक्शन में, 2 इधर जाती हैं, 2 इधर जाती हैं और एक बीच में रहती है। तो इनसे 5 हड्डियां ऐसे जुड़ जाती हैं और इन्हीं में फिर बाद में कूल्हे की हड्डी जुड़ती है और कूल्हे की हड्डी के बाद में फिर जांघ की हड्डी जुड़ जाती है। तो ये उसको सपोर्ट लेने के लिए है। तो जो कमर के हिस्से से ही हमारा कूल्हा जुड़ा हुआ है और कूल्हे से हमारी जांघ की हड्डी भी जुड़ी हुई है। और नीचे इन दोनों के बीच में, जैसे ये ऊपर से स्पाइन आ रहा है तो यहाँ से ऐसे बढ़ गई और इनके बीच में से 4 हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, जिसको हम पूंछ प्रदेश कहते हैं। ये एनएस से थोड़ा ऊपर तक रहती हैं और ये स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा है। लेकिन हालांकि इसका बहुत महत्व है। ये महत्व यह है कि ये पूरा सपोर्ट देती है, पूरा टिका हुआ है, पूरा ढांचा इस पर टिका हुआ है। तो ये कॉक्सिजियल रीजन की हड्डियां होती हैं। बचपन में ये अलग अलग होती हैं, जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है ये आपस में जुड़ जाती है और 4 हड्डियों के मिलने से पूंछ प्रदेश का निर्माण होता है, जिसको हम कॉक्सिजियल रीजन कहते हैं। तो ये हमारी 33 हड्डियों के बारे में जानकारी हुई। अब आते हैं हम थोड़ा सा सामने की ओर। तो सामने के रूप में वक्ष प्रदेश में हम देखते हैं तो इसमें एक हमारी होती है, अच्छा मैं थोड़ा सा इसके कार्य भी बता दूं। वैसे तो यह है कि इसमें लोच पैदा होती है और लोच के लिए है। तो हमारे जो अब नीचे आगे आते हैं तो हमारे शरीर में वक्ष में एक हड्डी होती है जिसकी चौड़ाई लगभग 6 से 7 इंच होती है। इसकी संख्या 1 है, आगे होती है। ये इसके नीचे हमारा हार्ट भी है, इसके नीचे फेफड़ा भी है, ये हार्ट का कवच भी है इसको देखा जाए, क्योंकि अगर आगे से कोई चोट लगे और सीधे हार्ट में ब्लास्ट हो जाए आदमी बचेगा नहीं। ये बहुत मजबूत हड्डी होती है जो छोटे मोटे झटकों से, बड़े झटकों से भी हमारे हृदय को बचाती है, हमारे फेफड़ों को बचाती है। और ये छाती के ठीक सामने मध्य में होती है। इसकी संख्या 1 होती है और इस हड्डी को हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम ये शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी है। स्टर्नम हड्डी शरीर की सबसे चौड़ी हड्डी है और इस स्टर्नम हड्डी में क्या करता है, ये फेफड़ों जैसे कोमल अंगों की रगड़ है, घर्षण है, चोट है, कहीं शॉक लग जाए, किसी दुर्घटना से ये इसकी सुरक्षा करती है। इसी तरह से हम अगर आगे बढ़े तो हमारी जो पसलियां हैं, ये पसलियां हमारी 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी हमारी पसलियां हैं, 12 एक साइड में, 12 एक साइड में। और ये पसलियां जो है लचकदार और पतली होती हैं, पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। ये कहाँ जुड़ती हैं? थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में कितनी थी? 12 हड्डियां थी। तो 12 हड्डियों से 12 पसलियां। रिब केज के बारे में बता रहे हैं, रिब केज। हाँ रिब केज के बारे में ही बता रहा हूँ मैं। तो चलिए आप थोड़ा सा शायद अंग्रेजी में नोट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें से थोड़ा हमें तो संक्षेप में थोड़ा समझ लीजिए। तो हमारे जो 12 थोरेसिक रीजन में 12 हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी में अस्थियां थी, उनमें 12 पसलियां जुड़ी होती हैं।
ठीक है। उसमें 10 पसलियां ऐसी होती हैं शुरू की, वो आगे भी जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से आगे जुड़ी हुई हैं, और 2 पसलियां ऐसी होती हैं जिनको फ्री रिब्स कहते हैं, वो आगे जुड़ी हुई नहीं होती हैं। आप अपने शरीर पर हाथ फिराएंगे, आपको दिखाई देगा कि नीचे की 2 पसलियां आगे से नहीं जुड़ी हैं, बाकी सब स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं, सादे जुड़ी हुई हैं पीछे से। तो ये पूरा ढांचा इनसे बनके तैयार होता है। और ये सवाल कभी कभी आता है, शरीर में फ्री रिब्स की संख्या कितनी है? वो लिखते हैं 2, 3, 4, 5। आपको एक उत्तर लिखना होता है कि 2। तो हमारी फ्री रिब्स मतलब वो जो पीछे हमारा स्पाइन से तो जुड़ी हुई है लेकिन आगे जुड़ी हुई नहीं है। तो और 10 पसलियां हमारी ऐसी होती हैं जो आगे भी जुड़ी होती हैं। अब थोड़ा सा इनको समझ लीजिए, जोड़ लीजिए इनको। अब देखो कैसे हुई संख्या। 8 हमारी खोपड़ी में हुई, 14 हमारे चेहरे पर हुई, कुल कितनी हो गई? 22। 33 हड्डियां हमारी स्पाइन में हुई, कितनी हो गई? 55। 24 हमारी पसलियां हुई, 12 इधर 12 इधर, 55 और 79, और एक स्टर्नम हुई हमारी छाती की हड्डी। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 80। मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कुल 80 हड्डियां होती हैं। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 हड्डियां किस तरह से हैं। तो इनको हमें समझना चाहिए। तो ये हड्डियां जो हैं वो पूरे शरीर को एक ढांचा देती हैं, लचक देती हैं। आपको देखना हाथ पैर तब चलेंगे, मूवमेंट तब करेंगे जब ये हड्डियां भी अपने इनमें लोच होगी। और ये मैंने आज बताया कि इन 33 हड्डियों में से सिर्फ 24 हड्डियां ऐसी होती हैं स्पाइन की जिनमें मूवमेंट होता है, बाकी 9 में मूवमेंट नहीं होता। तो इनको हमें समझना चाहिए। अब हम आते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पर। एक्सियल स्केलेटल नहीं, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम पर अनुवर्ती जो हमारा तंत्र है उस पर आते हैं। तो इनमें हमारे हाथ की हड्डियां हैं और इनमें हमारे पैरों की हड्डियां हैं। तो हाथ और पैरों की हड्डियों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न उन्होंने उठाया था कि कॉलर बोन हंसली क्या होती है, ये प्रश्न आया था। तो हमारे हाथ की हड्डियों के बारे में अब बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हम एक एक हाथ को जरा समझ लेंगे इसको। ये जो गर्दन के पास ये जो हड्डी है, ये सबके होती है, इसको हंसली कहते हैं, इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। ये सबके है, ये हड्डी है ना, ये सबके हड्डी है। ये हंसली है, कॉलर बोन है, इसको कहते हैं। और ये हंसली जो है, कॉलर बोन, ये देखो कहां तक जा रही है। आप देखोगे इसको तो ये कंधे की जड़ तक जा रही है। आप देखो यहाँ हाथ फिरा के सब लोग देखो, ये हड्डी यहां से देखो कॉलर बोन चली, और ये कहां तक जा रही है? कंधे तक, यहां तक जा रही है। तो ये हमारा एक, इसको हंसली कहते हैं, कॉलर बोन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी है और ये पसली नहीं है, ये ध्यान रखें, ये कॉलर बोन है। और इसके बाद एक होता है कंधे की हड्डी, जिसे पंखुरा कहते हैं, पंखुरा, या इसको स्कैपुला कहते हैं। ये कंधे की हड्डी ऐसी होती है, ऐसी, इसमें कॉलर बोन लगी हुई है और ये ऐसे फिट होती है कि इसमें जो हमारी ये हाथ की हड्डी है ना, ये फिट हो जाती है ऐसे करके। तो हमारा एक तो हंसली हुई, एक हमारी कंधे की हड्डी हुई जिसको स्कैपुला कहते हैं। इसके अलावा एक हमारी हड्डी हुई ये वाली, इस हड्डी को कहते हैं ह्यूमरस। ये हड्डी ऊपर की, इसको ह्यूमरस कहते हैं और इसको, ये ह्यूमरस हड्डी कहलाती है, ये वाली। उसके बाद ये जो कलाई में हड्डियां हैं, ये 2 होती हैं संख्या में, ये 2 होती हैं यहाँ पर। तो ये एक ये है और एक ये है, 2 हड्डियां यहाँ पर कलाई में है। तो ये हड्डियां क्या है? इनका नाम है रेडियस और अल्ना। निचले भाग को बाहर की ओर होती है रेडियस और अंदर की ओर होती है अल्ना। यानी ऐसे मैंने हाथ खड़ा किया तो ये हिस्सा मेरा बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ की हड्डी का नाम रेडियस है, और अंदर की तरफ जो मेरे शरीर की तरफ हड्डी है उसका नाम हमारा अल्ना है। तो रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां यहाँ पर हैं। इसके अलावा ये हमारी कलाई है जो चल रही है, देखो ये कलाई है ना, इसको इस कलाई को कहते हैं हम कार्पल बोन्स। तो ये कार्पल बोन्स की संख्या 8 होती है, 8। एक एक कलाई में हमारी 8 कार्पल बोन है, एक एक कलाई में कितनी है? 8 कार्पल बोन है। उसके बाद ये जो हथेली है, ये हथेली ऐसे, ये हथेली का हिस्सा, इतना हिस्सा, ये हथेली कहलाती है मेटाकार्पल, इसको मेटाकार्पल कहते हैं। और इनमें भी 5 हड्डियां हैं, एक अंगूठे को जोड़ रही है,
एक पहली उंगली को जोड़ रही है, एक बीच की उंगली को जोड़ रही है, एक से इस वाली उंगली को जोड़ रही है और एक सबसे छोटी उंगली को जोड़ रही है। तो ये बीच में पंजे में कितनी हड्डियां हैं? 5 हड्डियां, यानी 8 हड्डियां हमारी कलाई में, ये जो कलाई मूव कर रही है, 5 हड्डियां हमारी इसमें हथेली में, इसको मेटाकार्पल कहते हैं। अब आती है उंगलियों की हड्डियां। तो अंगूठे के अंदर आपने देखा होगा 2 हड्डी हैं, एक ये और एक ये अंगूठे के अंदर। और हाथ की उंगली में देखो, पहली उंगली में सभी उंगलियों में 3 हड्डियां हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी 12 हमारी 4 उंगलियों में 12 हड्डियां हैं और अंगूठे में 2 हड्डी हैं। अब इनकी संख्या फिर समझ लें। अब एक तरफ से गिनना शुरू करिए। ये हसली कॉलर बोन नंबर 1, नंबर 2 कंधे की हड्डी नंबर 2, नंबर 3 ह्यूमरस ये वाली 3, 2 हड्डियां हुई रेडियस और अल्ला 3 और 2 5, 8 हड्डियां हमारी कलाई में ही, 8 और 5 13, 5 हड्डियां हमारी किसमें है? ये हमारी हथेली में है, तो 13 और 5 18। उसके बाद 12 हड्डियां हमारी कहां पर हैं? उंगलियों के अंदर, 18 और 12 30, और 2 हड्डियां हमारी अंगूठे में, 32 हड्डियां हुई। यानी एक हाथ में हमारे 32 हड्डियां हैं, तो 32। तो 2 हाथ में कितनी हो गई? 64। दोनों हाथों में हमारी 64 हड्डियां हैं। और ये सब हड्डियां, चूंकि जितनी ज्यादा हड्डियां होंगी उतने ही इसमें ज्वाइंट हो जाएंगे, और जितने ज्वाइंट हो जाएंगे उतने ही इसमें आपका वात रोग बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अगर आपने व्यायाम न किया तो हमारे जब भी व्यायाम करते हैं तो जितनी हड्डियां ज्यादा होती हैं उनका व्यायाम ज्यादा होता है। हमारी सबसे ज्यादा हड्डियां कहाँ हैं? हाथों और पैरों में। तो हाथों में 64 हड्डियां हैं, पैरों में भी अभी गिनाने वाला हूं, पैरों में भी 62 हड्डियां होती हैं, दोनों पैरों में 31 होती हैं। तो हमारी 126 हड्डियां तो हाथों पैरों में ही हैं। इसलिए जब कभी भी व्यायाम करते हैं तो जोगिंग अवश्य कराते हैं, ताकि शरीर का एक एक लिगामेंट सक्रिय हो जाए। 650 मांसपेशियां हैं, जिनको जितना सक्रिय कर लेंगे उतना ही आपका शरीर बहुत आराम की स्थिति में रहेगा, रक्त का संचार अच्छा हो जाएगा। स्ट्रेचिंग भी इन्हीं में करते हैं, खिंचाव होता है। आप देखते हैं ताड़ासन कराते हैं तो स्ट्रेचिंग हो गई, कमर से लेके एड़ी तक, सिर से लेके एड़ी तक पूरा खिंचाव देते हैं। तो ऐसे हमें इसको करना चाहिए, समझना चाहिए। तो ऐसे ये हमारी 64 हड्डियों के बारे में हमने जानकारी अभी आपको देने की कोशिश की। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो पैरों की हड्डियों की तरफ जाते हैं। पैरों की हड्डियों में अगर हम देखें तो पैरों में हमारे जो हड्डियां हैं वो हमारी सबसे पहले होती है हमारी कूल्हे की हड्डी। कूल्हे की हड्डी, तो इनकी संख्या को देखें। कूल्हा आपने देख लिया, नीचे हमारा कूल्हा बना हुआ है। कूल्हे के व्यायाम के लिए बटरफ्लाई अभ्यास कराते हैं ना आप सबको, तो कूल्हे की हड्डी है। उसके बाद कूल्हे की हड्डी से जुड़ी हुई है हमारी जांग की हड्डी, मैंने अभी बताया उसको नाम है फीमर, कहते हैं फीमर। तो जांग की हड्डी हो गई, कूल्हे की हड्डी हो गई, जांग की हड्डी हो गई। और उसके बाद आती है घुटने की हड्डी। अभी मालूम है ये कोहनी इस तरह की बनी हुई है कि कोहनी में कोई हड्डी नहीं है, ये हड्डियां आपस में इस तरह से फिट हैं कि ये दोनों हड्डियां चल रही हैं ऐसे करके। लेकिन कूल्हे की हड्डी अलग, घुटने की हड्डी अलग होती है। यहाँ पर पैर में घुटने की हड्डी को हम लोग टेहुना कहते हैं, या पटेला कह लीजिए, अंग्रेजी में PATELLA, पटेला भी कह सकते हैं घुटने की हड्डी को, टेहुना भी कह सकते हैं। ये हड्डियां हैं, कूल्हे की, घुटने की हड्डी हो गई। उसके बाद नीचे भी जो हमारी पिंडली है उसमें 2 हड्डियां होती हैं, जैसे हाथ में 2 हड्डियां थी, यहाँ कलाई में हमारा रेडियस और अल्ना थी, ऐसे पैर की जो कलाई, पैर का जो पिंडली होती है उसमें भी 2 हड्डियां हैं, एक का नाम है टिबिया और दूसरा नाम है फिबुला। टिबिया फिबुला, हमारा जो पैर का जो पिंडली है उसमें 2 हड्डियां हैं, उसका नाम टिबिया और फिबुला है। उसके बाद जो एड़ी है इसको हम कहते हैं टार्सल बोन, एड़ी को। तो एड़ी में ऊपर कलाई में कितनी हड्डियां थी? 8, और एड़ी में कितनी होती है? 7। यहाँ 7 हड्डियां हुई। एड़ी के अंदर जो पैर की एड़ी है उसमें 7 हड्डियां हैं, और पैर के पंजे में भी पुनः 5 हड्डियां होती हैं, जिसको मेटाटार्सल कहते हैं। मेटाटार्सल, एक तो टार्सल फिर मेटाटार्सल। उसके बाद पैर के भी सभी उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती हैं, और अंगूठे में 2 हड्डी होती हैं, तो 14 हड्डियां इसमें भी मौजूद हैं। यानी पैर की उंगलियों में 3-3 हड्डियां हैं,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो 12 हड्डियां तो वो हो गई। और अंगूठे के अंदर भी 2 हड्डियां होती हैं, तो कुल 14 हड्डियां हमारे शरीर में पैर की उंगलियों में भी मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा गिन लेते हैं, एक बार गिन लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। नंबर 1 कूल्हे की हड्डी, नंबर 2 जांग की हड्डी, 2 हो गई। नंबर 3 घुटने की हड्डी, 3 हो गई। नंबर 4 पैर की जो पिंडली है उसकी हड्डी, 3 और 2 5 हो गई। 7 हड्डियां एड़ी में ही, 7 और 5 12। 5 हड्डियां पंजे में हुई, तलवे में, तो 12 और 5 17। 17 के बाद 12 हड्डियां हमारी पैर की उंगलियों में हुई, 17 और 2 12 29, और 2 हड्डियां पैर के अंगूठे में हुई, 31 हुई। तो 31 एक पैर में है और 31 दूसरे पैर में है। कुल मिला के 62 हड्डियां हमारे पैरों में हैं और 64 हड्डियां हमारे हाथों में हैं, और टोटल संख्या कितनी हो गई? 126। तो 126 हड्डियां हैं हमारे हाथों और पैरों में, और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमारी कुल कितनी हड्डियां हैं? इनकी संख्या है आपका 80। तो 80 और 126, ये दोनों जो हड्डियां हैं इनकी टोटल संख्या हो गई 206। यानी हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियों के बारे में हमने आज एक सामान्य जानकारी देने की कोशिश की। अब प्रश्न ये आता है, इनको व्यवस्थित रखने के लिए क्या किया जाए? नहीं आ रही। वैसे तो एक आपस में बात मत करिए, थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम भी आपको। दांत जो है हमारे भोजन को पीसने, कूटने और चबाने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो सर्वप्रथम दांत ही उस भोजन को काटता है, पीसकर महीन कणों में बदलता है, जिसे लार की सहायता से सानकर लोई के समान बना देता है, लेई के समान, और ये भोजन फिर पचाने लायक बन जाता है। भोजन के महीन कण दांत में फंस जाते हैं, जो सड़ांध उत्पन्न करते हैं, जिससे मुंह में दुर्गंध आने लगती है। इतना ही नहीं, भोजन के सड़ने से दांतों के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, जो भोजन के साथ मिलकर पेट में पहुंचते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए प्रतिदिन दांत की सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। अब दांत हमारे शरीर में, मुंह के अंदर 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 काटने वाले दांत, काटने वाले, ये तो काटने वाले दांत होते हैं, उनकी संख्या है, कुल मिला के काटने वाले दांतों की संख्या होती है 8, यानी 4 ऊपर 4 नीचे। ये जो सामने है ना 2 दांत, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ऐसे ही नीचे हैं ऐसे, तो ये हमारे काटने वाले दांत हैं। इनको हम कहते हैं इंसाइजर टीथ। काटने वाले इंसाइजर, INCIOR, इंसाइजर टीथ। फिर 2 हमारे जो फाड़ने वाले दांत होते हैं, जो फाड़ देते हैं, कोई चीज को फाड़ना हो तो एक नुकीला दांत इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, कुल मिला के 4 होते हैं। तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो कुल इनको हम कहते हैं केनाइन टीथ। केनाइन, CANINE, केनाइन टीथ, ये हमारे जो फाड़ने वाले दांत हैं। इसके अलावा कूटने वाले दांत, उसको कहते हैं प्रीमोलर। कूटने वाले दांत, कूटने वाले दांत जो होते हैं वो हमारी संख्या में 8 होते हैं, यानी 4 इधर 2 इधर 2 इधर और 2 इधर 2 इधर, 4 ही होते हैं कूटने वाले। और इसी तरह से पीसने वाले दांत, वो पीसने वाले दांतों की कुल संख्या 12 होती है। वो हमको दाढ़ के रूप में कहते हैं। आप कहते हैं दाढ़ है हमारी, दाढ़ का काम है पीसना और महीन करना, खाने को और महीन करना। तो हमारा 3 इस साइड में होती है, 3 इस साइड में 6, और 3 नीचे, 3 इधर साइड में नीचे, तो हमारे 12 दांत इस तरह से होते हैं। तो कुल मिला के मनुष्य के शरीर में, मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके दाढ़ वाले दांत नहीं होते, यानी 12 नहीं होते। कुल मिला के जो बच्चा जन्म लेता है तो 7 से 8 साल तक उनके कुल 20 दांत होते हैं, 20, और उनमें से ये दांत जो है 7-8 साल के बाद टूट जाते हैं, 20। बच्चे के जन्म के समय 7-8 साल तक केवल 20 दांत होते हैं, और ये दूध के दांत कहलाते हैं। इनको मिल्क टीथ कहते हैं। ये दांत निश्चित उम्र के बाद 7 से 8 साल के बाद टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत निकलते हैं।
दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, उसमें काटने वाले 8 होते हैं, फाड़ने वाले 4 होते हैं और पीसने वाले 8 होते हैं। लेकिन जो चबाने वाले हैं और महीन करने वाले, जिनको दाढ़ कहते हैं, वो नहीं होते। तो हमारे दाढ़ जो है 12 होती हैं और ये सब दाढ़ें जो है बाद में आती हैं। तो इनको अगर दांतों को देखा जाए तो 2-3 चीजें समझ लीजिए, तो ये आपको प्राणायाम करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि मैं दंत रोग से पिछले 20 साल से दूर हूं। मैं इसकी कुछ प्रक्रियाएं जानता हूं, वो आपकी समझ में आएगा तो ठीक है। दांत के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है क्राउन, यानी अगला हिस्सा ऊपर का, ये क्राउन कहलाता है। ये दांत का अगला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, इसको क्राउन कहते हैं। इसे दंत शिखर भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है ग्रीवा, ये बीच का हिस्सा, और तीसरा होता है रूट। तो क्राउन, रूट, है ना, और जो नेक, 3 चीजें। तो इनमें क्या होता है, पहले वो बात समझ लें। जो दंत शिखर है वो मसूड़ों के बाहर दिखाई देते हैं, ये वाला हिस्सा, ये, और ये सफेद और चमकदार होता है। इसमें एक, इसको हम इनेमिल की परत कहते हैं। इनेमिल की परत होती है, ऐसी परत होती है। परत जो है, जब हम एक बहुत वैसे सख्त ब्रश से दांत को साफ करते हैं ना, तो ये परत डैमेज हो जाती है। ये परत डैमेज होती है जब हम कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, तो परत डैमेज हो जाती है। ये परत तब डैमेज हो जाती है जब हम चीनी बहुत खाते हैं या चीनी से बनी हुई मिठाइयां बहुत खाते हैं। तो चीनी में जो फंसा हुआ चीनी का कण है वो लास्ट में एसिड में बदल जाता है, उससे हमारी इनेमिल की लेयर डैमेज हो जाती है और पानी दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगने लगता है। तो ये हमारा जो इनेमिल की लेयर है, इसको हमें बचाना चाहिए। ये हमें देखना चाहिए इसे कैसे बचे। इसके लिए क्या करें कि एक तो हमने खाना खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए, अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ इसमें फंसने न पाए। अगर फंसता है तो समस्या आती है। और दूसरी बात यह है, इनकी जो दांतों की जो सप्लाई लाइन होती है, वो इसके बीच में जो गर्दन होती है, बीच में, है ना, वो गर्दन जो है, वो गर्दन में खोखली होती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो गर्दन के अंदर होता है, वो एक पदार्थ भरा होता है, जिस पल्प भरा रहता है। और इसके अंदर 2 चीजें होती है बहुत इंपॉर्टेंट। वो चीज आपकी समझ में आ जाए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा कि जितनी भी रक्त की नलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, और नर्व्स के जो फिलामेंट हैं, वो इस गर्दन के इस हिस्से में रहते हैं। यानी अगर दांतों में ऑक्सीजन पहुंचानी है तो रक्त के जो हमारी कैपिलरीज हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। और इसका एक ही तरीका होता है, जो मैं इतने साल से करता हूं, वो ये है कि जब भी भस्त्रिका प्राणायाम करना है, सांसों को तेज गति से करना है या पूरी गहरी सांसें लेना है, आपको दांतों को भींच के रखना चाहिए। ऐसे मैं हमेशा कहता हूं, रीढ़ की हड्डी सीधी, दांत बिछे हुए, होठ बंद। इसका कारण क्या होता है, जैसे ही हम इनको करते हैं तो रक्त की जो कैपिलरीज होती है ना, उन कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन का जैसे ही प्रभाव बढ़ेगा, आपका कभी भी कोई दांत डैमेज नहीं हो सकता। आप 60 साल तक, 70 साल तक, 100 साल तक दांत पूरे रख सकते हैं, अगर आप प्राणायाम करते वक्त इतनी सी बात का ध्यान रखें कि प्राणायाम का कोई भी अभ्यास कर रहे हैं, दांत बिछे हुए होने चाहिए, होठ बंद होने चाहिए। अगर इतना करते हैं तो बहुत कुछ हम अपने दांतों के साथ कर सकते हैं। तीसरा हमारी रूट होती है। दांत तब सड़ जाते हैं जब उनमें गड्ढे या खोडर हो जाते हैं, इसको हम डेंटल कैरियस कहते हैं। खोडर के द्वारा हानिकारक बैक्टीरिया डेंटाइन तक पहुंचकर कोड़ा और दंत सूल उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मुंह में दुर्गंध आने लगती है। ये डेंटल कैरियस से बचने के लिए आहार में क्या होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए। अब विटामिन ए का मतलब क्या हुआ, दूध है, घी है, मक्खन है, चावल है, बथुआ है, चौलाई है, मेथी है, गरम कल्ला है, मूली है, सलजम है, टमाटर है, केला है, पपीता है, आम है, गाजर है, इस सब चाहिए। आप ये जरूर लेना चाहिए। सूरज के पास बैठ जाओ, अरे विटामिन डी निकलता है आपकी स्किन में। आपकी स्किन में 2 तरह के जो टिश्यूज होते हैं, कोशिकाएं, पसीने की मेद ग्रंथियां, है ना, और
और दूसरा होती हैं आपकी तेल ग्रंथियां। तो जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, वो ऑयल ग्लैंड्स में जो ऑयल निकलता है वही सूर्य से विटामिन डी ऑब्जर्व कर पाता है और वो सीधा फैट में डिसॉल्व हो जाता है और लीवर तक पहुंचता है। तो अगर आपकी स्किन डैमेज है, स्किन रूखी है, स्किन में ऑयल ग्लैंड्स काम नहीं कर रही, तो आपको क्या है, विटामिन डी में कितने भी सूर्य में बैठो कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए स्किन की रक्षा के लिए महीने में एक बार पूरे शरीर पर मुल्तानी मिट्टी लगाइए और 25-45 मिनट तक, 1 घंटे तक अपना शरीर को ऐसे रखिए, उसके बाद धो लीजिए। फिर नारियल का तेल जरूर लगाना चाहिए, सरसों का तेल लगाइए, आप जो भी है ये तेल लगाइए और उसके बाद फिर धूप में बैठिए, तो विटामिन डी पहले की तुलना जब आए थे रामदेव जी हमें ज्यादा मिलेगा। देखा नहीं था तुमने? तो विटामिन डी के लिए हमें ये सब करना चाहिए और हमारे जो दांतों की सफाई हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने अगर सफाई नहीं की, कल भी मैंने आपको बताया श्वास लेने के विभिन्न तरीके बताए, तो मैंने हमेशा कहा कि अगर आप कपालभाति प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उसकी जो भी आपको कर रहे हैं, अगर दांतों को भींच के कर रहे हैं तो आप दांतों की रक्षा तो अपने आप ही करना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा है कि आप 8 से 15 दिन 5-5 मिनट दांतों को भींच के गहरी सांसें लीजिए। मैं बता रहा हूं, आप मुझे झूठा साबित करना कि जिनको कहते हैं कि ठंडा गर्म लगता है, और केवल 15 दिन 5-5 मिनट करके देखना सुबह शाम। ये अभ्यास सांसें लेनी है और छोड़नी है। फिर आपने अभी कहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स जो है एनामल, टीथ का एनामल डैमेज करती है, तो हाउ कैन यू से दैट दिस डे 1 के बाद से मेरी बात पहले पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपका विषय आता है। मेरी पहली पूरी बात सुन लीजिए, पहले विषय तो पूरा कर लो। मेमोरी डैमेज एक अलग विषय हो गया। मेमोरी डैमेज में भी डीप इनहेल डीप एक्सहेल ही काम करेगी। आप डीप एक्सहेल को बढ़ाइए इनहेल के साथ। जैसे आप 8 सेकंड में सांस को अंदर भरने में लगा रहे हैं, तो सांस को छोड़ने में 12 सेकंड लगाइए, 14 सेकंड लगाइए। जैसे डीप इनहेल के बाद डीप एक्सहेल हो जाता है, आपका ब्रेन अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैं एक्सहेल और इनहेल की बात कर रहा हूं, ये दांतों को भींच के अगर आप कर रहे हैं, मेरा प्रश्न ये था कि दांतों में ठंडा गर्म लगता हो, केवल श्वासों के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका डे 1 से अंतर आएगा, डे 1 से, और 15 दिन के अंदर आप कोई भी ठंडा गर्म ले लीजिए, दांतों में नहीं लगेगा। हमारा इनेमल, हमारा जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, उस लेयर को हमें ठीक रखना है। तो हमारे पास सांस अपने आप में एक पूरी औषधि है, कंप्लीट मेडिसिन। अब प्रश्न ये था आपका, क्या था, आप बताएं क्या बोल रही थी? ये कह रही थी आपने ये क्यों कहा कि कोल्ड ड्रिंक से एनामल डैमेज होता है? आपका, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू नाप लीजिए। कोल्ड ड्रिंक में देखिए, दो बातें समझिए। आप बाजार में जाइए और केमिस्ट्री की कोई दुकान हो केमिस्ट की, और उससे कहिए कि हमें पीएच मीटर दे दीजिए, 50-100 रुपए का आता है, ले लीजिए। और पीएच मीटर आप एक पेंसिल की तरह होता है, डाल दीजिए उसमें कोल्ड ड्रिंक में, आप देखिए उसकी पीएच कितनी आ रही है। पीएच का मतलब होता है कि वेदर दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और एल्कलाइन, ये देखने के लिए होता है। और आपको मालूम है जो एक्सेप्टेबल पीएच वैल्यू है वो 7 है। 7 पीएच वैल्यू मींस इट इज नाइदर एसिडिक नॉर एल्कलाइन। अगर हमारी 7 से ज्यादा है तो ये एल्कलाइन है, 7 से कम है तो ये एसिडिक है। और आपको मालूम है सांप का जो जहर होता है, आप जो स्नेक होता है ना, सांप जिसको काट जाए मर जाता है आदमी, तो सांप का जहर की पीएच वैल्यू 1.2 है और कोल्ड ड्रिंक की पीएच वैल्यू 2.4 से 3 तक होती है। यानी कोल्ड ड्रिंक जितने हैं वो हाईली एसिडिक हैं। आप कोल्ड ड्रिंक को जमीन पर गिरा दीजिए, झाग आएगा, और ये अंदर जब जाएगा तो ये इनेमल लेयर है ना दांतों के ऊपर, ये उनको गला देता है। आप हड्डियों को डाल दीजिए, सामान्यतः हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं। देखिए, दो और बातें बताऊं आपको, इसको भी प्रयोग करके देख लेना। आदमी को जब दाह संस्कार किया जाता है, उसको जब जलाया जाता है, तो उसकी जो पूरी बॉडी जल जाती है, हड्डियां जल जाती हैं, खाल जल जाती है, मांस जल जाता है, कुछ नहीं जलता, तो उसकी दांत नहीं जलते। अगले दिन सुबह जाते हैं तो दांत मिलते हैं, जिनको अस्थि विसर्जन के समय पे लेके जाते हैं, तो दांत आदमी के जलते नहीं, इतने मजबूत दांत होते हैं। और ऐसे कोई दांत किसी का टूट जाए, आप किसी का दांत टूट जाए, आप एक काम करना, वो टूटे हुए दांत को एक पेप्सी की बोतल में डाल देना,
और केवल 24 घंटे का कमाल देखना, 24 आवर्स के अंदर दांत का निशान नहीं बचेगा उसके अंदर। आप डाल के देख लीजिए वीडियो को, गुरुजी, हम आप अपने देखेंगे दांतों को 1 से मजबूत 3 कैसे दिन के रख अंदर सकते दांत पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, यानी इतना हाईली जो एसिड है। हैं? हम अपने दांतों को सुरक्षित मैंने और कहा ना मजबूत ब्रीदिंग के कैसे साथ, मैं हमेशा आपको मेडिसिन नहीं बताऊंगा। एक तो गुरुजी, सफाई रखें, दूसरी बात यह है कि जो आपकी चीनी इत्यादि है, मेरी सुन लीजिए पहले, गुरुजी, चीनी जब अंदर से हम पचती अपने है दांतों को सुरक्षित और अंतिम रूप से मजबूत कैसे एसिड रख बनती सकते है। हैं? सुरक्षित और मजबूत कैसे रखें मैं अपने वही दांतों तो बता रहा हूं, आप सुने। ये दूसरा कौन भाई, माइक बंद कर लीजिए। अरे दूसरे लोग पहले माइक बंद करें तब बताऊंगा। ये 3 लोगों ने माइक खोल लिए हैं, माइक बंद करिए तब बताता हूं, क्योंकि कोई मैं बता रहा हूं तो सुन नहीं पा रहे। वही चीज मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रही। सुरक्षित और मजबूत करने के लिए एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मैंने कहा ना, दांतों को भींच के ब्रीदिंग प्राणायाम का अभ्यास करिए, नंबर 1। नंबर 2, दांतों की सफाई रखिए ताकि कोई अन्न का कण पता न रह जाए, क्योंकि वो सड़ेगा, उस सड़न से एसिड होगा और एसिड हमारे एनेमल लेयर को डैमेज करेगा। नंबर 2। नंबर 3, चीनी का प्रयोग कम करिए। चीनी क्या होता है कि चीनी जब शरीर में पचती है अंत में एसिड बनता है, गुड़ जब शरीर में पचता है तो अंत में एल्कलाइन चीजें बनती हैं, तो चीनी का प्रयोग कम करिए। चौथी बात ये, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि महाराज जी ने 2003 में जब पहली मेरी भेंट हुई थी 21 मई 2003 को, तो वहां उपस्थित करीब 5000 से ज्यादा लोगों को एक साथ सौगंध दिलाई थी, आज के बाद कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। तो आज के बाद तब से आज तक कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। ये भी एक कारण है दांतों को सुरक्षित रखने का, नहीं पी, क्योंकि समझ में आ गया कि हाईली एसिड है, इसको नहीं लेना है। सुरक्षित रखने के लिए सबसे अच्छी है अपनी ब्रीदिंग को शामिल करिए अभ्यास में, तो उस वक्त अपने दांतों को भींच कर रखिए। हम हमेशा कहते हैं जब भी प्राणायाम शुरू होता है, अब प्राणायाम का शुरू होता है, आप लोग रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, दांतों को भींच के रखिए, होठों को बंद रखिए। तो ये हमारे हमेशा अभ्यास में रहता है और ये मेरे अभ्यास में भी है। और इसके अलावा दांतों के आहार में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। अब विटामिन सी में क्या है उनको आप देखेंगे तो विटामिन सी में हमारा नारंगी है, आम है, अनानास है, पपीता है, नाशपाती है, टमाटर है ना, गाजर है, गोभी है, सलजम है, हरी मिर्च है, हरे साग सब्जी है, अंगूर है, केला है, सेब है, ये सब विटामिन ए भंडार है। और विटामिन ए के भंडार मैंने आपको बता ही दिए। तो ऐसे इन चीजों का प्रयोग अगर करेंगे, ये नहीं है कि 5 किलो आम ही खा गए, ऐसा नहीं है, एक आम खा लिया, तो ये मात्रा भी रखनी पड़ेगी ना आपको। एक दिन कहीं भाई ठीक है हमारा तो ये बताया था तो हम तो यही खाएंगे, तो वो अति सर्वत्र वर्जते, अति कभी भी ठीक नहीं होती। ये आज मैंने थोड़ा सा कंकाल तंत्र आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। हमने आपको ये बताया कि शरीर में अगर देखा जाए तो मानव शरीर बड़ा अद्भुत है। मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं और हमारे जो 650 हमारे लिगामेंट्स हैं, मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों से ही हड्डियों का मूवमेंट होता है। इसके अलावा 360 हमारे शरीर में जोड़ हैं। आप देखते हैं जब आप एक पैर चलाते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो 200 मांसपेशियों को काम करना पड़ता है, 200 मांसपेशियां हमारी काम करती हैं। तो इनको हमें अगर सक्रिय रखना है तो हमें व्यायाम को वरीयता देनी होगी। प्रतिदिन सभी आलस्य और प्रमाद छोड़कर व्यायाम अवश्य करें, ठीक है। तो मेरा समय भी पूरा हो गया है, 7 बजे ज्यादा ही हो गया। तो मैं अब चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके बीच में आएंगे। अस्थियों के संबंध में कोई किसी का प्रश्न हो तो 1-2 मिनट में बताइए। दांत स्वस्थ रखने के लिए एक टाइम पेस्ट करना चाहिए या 2 टाइम करना चाहिए? हेलो गुरुजी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? इस सब्जेक्ट से मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन गुरुजी मेरी आवाज सुन पा अगर आप पेस्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से हाथ की उंगलियों से दांतों को अच्छे से साफ करिए। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। चाहिए। मैंने आपको वही बताया कि आप कोशिश करें दोनों टाइम हो खाना खाने के बाद, यानी सुबह तो हमने खाना खाने से पहले किया और रात को खाना खाने के बाद पेस्ट करके तब सोएं, नंबर 1। नंबर 2, यदि रात को खाना खाने के बाद जी
वेस्ट करना संभव है। अच्छा करिए, दाल में कोई भी अथवा नहीं होना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का? खट्टी चीजें खाने से भी टीथ पे इफेक्ट पड़ता है, जो ज्यादा खट्टी चलिए, चीज कोई प्रश्न नहीं है तो सर है मेरा। सर जो लोग ज्यादा देखिए, खट्टी चीजें कुछ खाते चीजें हैं जैसे विटामिन सी का